That is, it is the structure which refers to the overall spatial arrangement of atoms in a protein. And it is stabilized by numerous weak interactions between the amino acid side chains. And among those interactions, large part is played by hydrophobic interactions and polar interactions. And they can also be stabilized by disulfide bonds, or which are also called as disulfide bridges. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स which are interacting either through ionic bonds or through hydrophobic interactions or through disulfide bridges, they might not necessarily be present next to one another. It is quite possible that the two amino acids which are part of a bond, they are in a tertiary structure of a protein. They are present farther apart from one another in the primary sequence of the protein. So, depending upon the final arrangement of this polypeptide chain, protein's tertiary structure can be classified into two major classes. Number one, the fibrous protein, and number two, the globular protein. Fibrous proteins are usually insoluble in water, whereas globular proteins are water or lipid soluble. As the name indicates, if we look at the tertiary structure of a fibrous protein, it is an arrangement in which the beta-pleated sheets or the alpha helical secondary structure protein, they are arranged in the form of elongated fibers. So जो आपके पास फाइनल एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, वो एक फाइबर की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है. और ये सारे का सारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यूजुअली फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड, इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो थोड़ा राउंड इन शेप होता है. फाइब्रस प्रोटीन के अगर आप टॉप व्यू को ऑब्जर्व करेंगे तो सेंटर से आपको एक बिल्कुल हॉलो सिलेंडर जो है वो नजर आएगा, जिसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी इसके अंदर अल्फा हेलिकल चेन्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरट्विन्ड हैं, उनके जो अमाइनो एसिड हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हैं, इस सेंटर में एक खाली जो रॉड है वो नजर आता है और वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है वो आपकी अल्फा हेलिकल जो चेन्स हैं वो अरेंज होती हैं. एंड ऑल द थ्री चेन्स, अब ये तीनों की तीनों जो चेन्स हैं अल्फा हेलिकल की, ये आपके एक ही प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग से बनती है. फॉर एग्जांपल, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, सपोज इट इज कंपोज्ड ऑफ 1000 अमाइनो एसिड्स, तो उसमें से हो सकता है 200 अमाइनो एसिड की एक चेन हो सकता है 400 की एक चेन हो. तो जितनी भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड चेन से, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेंगे और वो सारी की सारी फिर इस तरह से अपने ऊपर ही फोल्ड बैक होके आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट करेंगे. अच्छा, अब हमारी बॉडी में या ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं. सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, दैट इज अल्फा कैरोटिन ऑफ हेयर. आपके बालों में, परिंदों के फैदर्स में और आपके नेल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको अल्फा कैरोटिन कहते हैं. अब अल्फा कैरोटिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. जैसे जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड की मिकदार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रेंथ के अंदर, उसकी रिजिडिटी के अंदर जो है वो इजाफा होता जाएगा. So, जिसकी वजह से these proteins they are tough, they are insoluble, protective, they can make insoluble protective structures of different hardness and flexibility. तो अगर आप गौर से देखें तो आपके बाल थोड़े हार्ड होते हैं, आपके जो नेल्स हैं वो उससे ज्यादा हार्ड होते हैं, इसी तरह जो परिंदों के फेदर्स होते हैं वो भी काफी हार्ड होते हैं. सो ये सारी की सारी जो हार्डनेस है वो कहाँ से आती है? वो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ अमाइनो एसिड इन द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो ये स्ट्रेंथ है या ये जो हार्डनेस है या ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आती है.
सेकंड जो आपके पास एग्जांपल है दैट इज सिल्क फिब्रियन की. अब सिल्क फिब्रियन जो है, जो आप सिल्क का कपड़ा यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिल्क फिब्रियन एंड इट इज. अब उसके अंदर जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो बीटा कंफर्मेशन होती है एंड इट मतलब अल्फा भी मौजूद है लेकिन जो प्रीडोमिनेंट होती है वो बीटा फॉर्म होती है. सो बीटा फॉर्म होने की वजह से इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फिलामेंट्स. जो फिलामेंट्स बनते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा केराटिन. जो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है दैट इज कोलेजन ऑफ टेंडन्स, बोन एंड मैट्रिक्स. जो वो वाला प्रोटीन जो आपके पट्टों को आपकी हड्डियों के साथ जोड़ता है विच इज कॉल्ड कोलेजन. इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी होता है अल्फा हेलिक्स ही है लेकिन तीन हेलिक्स जो है वो मिलके एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं. और जब हम कोलेजन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में तो आप देखिएगा कि इसके अंदर टोटल 27 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इतने ज्यादा अल्फा हेलिकल जो कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं. सो ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट है इट गिव्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट स्ट्रेचिंग. यानी कि कोलेजन के अंदर उतनी स्ट्रेचिंग नहीं होती, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बल्कि ये काफी हार्ड होता है और काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वेट बेरिंग एबिलिटी है या जो प्रेशर बेरिंग एबिलिटी है उसके अंदर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एंकर्ड फॉर्म में हमारे जो मसल्स हैं वो जॉइंट्स के साथ या बोन्स के साथ प्रॉपर एंकर्ड फॉर्म में स्टिक रहते हैं, उसके साथ स्टेबलाइज रहते हैं. So here alpha keratin is an elongated alpha helix with somewhat thicker elements near the amino and carboxy terminal. Pair of these helix are interwound into a left-handed sense to form two-chain coiled coils. यानी कि सबसे पहले जो अल्फा केराटिन का पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक अल्फा हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. उसके बाद दो ये पेयर जो हैं यानी कि दो अल्फा हेलिकल्स जो हैं वो इंटरट्विन होके एक कॉइल स्ट्रक्चर बनाएंगे. उसके बाद ये जो कॉइल स्ट्रक्चर, कॉइल उसको इस वजह से बोलते हैं कि दो, आप जिस तरह आप दो स्प्रिंग्स को आपस में हम बचपन में करते होते कि दो स्प्रिंग्स को जोड़ते होते थे, तो दोनों के दोनों स्प्रिंग्स जो है वो इंटरट्विन्ड हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाट इज मींट बाय कॉइल स्ट्रक्चर के कॉइल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉइल अप हुई भी है. अब इन्हीं कॉइल स्ट्रक्चर में से 8 to 10 such structure they combine to give us another structural component which is called protofilaments and protofibrils. And about 4 protofibrils they combine together to give us one strand of alpha keratin. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर टोटल 32 अल्फा हेलिक्स की अल्फा केराटिन की जो है वो स्ट्रैंड्स होती हैं. सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा केराटिन प्रोटीन की, उसको अल्फा केराटिन बोलते ही इस वजह से है कि इसमें प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो है वो अल्फा हेलिक्स की होती है. सबसे पहले वो एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, दिस इज वन हेलिक्स. अब ये दो हेलिक्स इंटरट्विन्ड होकर आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दे रही हैं. उसके बाद ये कॉइल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये 4 मिलके पहले आपके पास प्रोटोफिलामेंट्स बनाएंगे और फिर 8 मिलके आपके पास ये 8 प्रोटोफिलामेंट्स मिलके आपके पास प्रोटोफिब्रिल्स बनाएंगे. और 4 प्रोटोफिब्रिल्स जो हैं वो मिलके आपके पास एक कंप्लीट जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाएंगे. अब ये जो आपके पास आ रहा है ओवरऑल एक इंटरमीडिएट फिलामेंट, अगर इसके अंदर अल्फा हेलिक्स की सिंगल अल्फा हेलिक्स का नंबर नोट किया जाए तो टोटल आपके पास 32 अल्फा हेलिक्स बनती हैं जो एक आपका जो प्रोटोफिब्रिल्स है वो बना रहा है. और बहुत सारे मल्टीपल प्रोटोफिब्रिल्स मिलके फिर आपका एक बाल बनाते हैं. सो दिस इज हाउ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ हेयर इज कंस्ट्रक्टेड और इट इज studied under a cross section under microscope, high contrast microscope. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन, सबसे पहले जो है वो आपके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है. ये आपके पास अल्फा केराटिन की एक स्ट्रैंड है, ये आपके पास एक और अल्फा केराटिन की अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड है.
सो ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में पहले मिलके एक 2 चेन कॉइल स्ट्रक्चर बनाएंगी. उसके बाद आपके पास प्रोटोफिलामेंट बनेगा एंड देन यू विल गेट प्रोटोफिब्रिल. सो दिस इज हाउ द चेन्स ऑफ अल्फा केराटिन प्रोटीन आर अरेंज इन योर हेयर, जिसकी वजह से बालों की वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. आप इसको एक दफा गौर से इन स्लाइड्स को दोबारा से देखें, इनको स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. गिव इट अ रीड. ओके, यस मैम. जो आपकी प्रोटोफिलामेंट, जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है कंप्लीट, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 32 अल्फा केराटिन स्ट्रैंड्स. बेटा इसका मतलब ये है कि जब ये अल्फा हेलिक्स बनती है तो जो इसका आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर हम स्टडी करें तो वन एंड इज कॉल्ड कार्बोक्सी टर्मिनल, द अदर एंड इज कॉल्ड एज अमाइनो टर्मिनल. तो जब ये चेन बनती है एंड व्हेन इट इज पैकेज्ड इनटू एन अल्फा हेलिकल फॉर्म, जो इसके टर्मिनल्स होते हैं दे आर समवट लाइटली, थोड़े से वो थिकर होते हैं एज कंपेयर टू द बॉडी ऑफ द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. थोड़े से वाइडर होते हैं, बाकी कुछ नहीं है. It is an important constituent of connective tissue, including tendons, cartilage, bones, and the cornea of eye. Now, each collagen chain is a long glycine and proline-rich left-handed helix. हमने जब बीटा प्लीटेड शीट्स पढ़ी थी या हमने जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो तब हमने देखा था कि जो ग्लाइसिन एंड प्रोलीन हैं ये क्या करते हैं कि एक बेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, ग्लाइसिन अपने स्मॉलर साइज होने की वजह से और प्रोलीन अपना बल्की साइड होने की वजह से. So if we look closely at the structure of collagen, we can see that 3 collagen chains, they intertwine into a right-handed superhelical triple helix. जो ओरिजिनल हेलिक्स है इसकी वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है, यानी कि सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो क्या करती है, वो एक लेफ्ट हैंडेड कॉइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. और फिर 3 ये वाली जो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्स हैं ये आपस में इस तरह से कॉइल होती हैं कि ये एक राइट हैंडेड सुपर हेलिकल ट्रिपल हेलिक्स जो है वो बन जाती है. द ट्रिपल हेलिक्स हैज हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील वायर ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन. अब ये वाली जो आपके पास राइट हैंडेड सुपर हेलिकल ट्रिपल हेलिक्स बनी है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ बेयरिंग एबिलिटी होती है दैट इज सिमिलर टू अ वायर ऑफ स्टील वायर. बिल्कुल एक स्टील वायर के जो है वो अगर आप देखें क्रॉस मतलब उतनी ही पतली स्टील वायर जितना पतला ये स्ट्रक्चर बनता है होंगी तो बिल्कुल उनकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी. और इस तरह की बहुत सारी हेलिक्स जो हैं जो सुपर हेलिकल ट्रिपल हेलिक्स हैं दे कंबाइन टुगेदर, दे असेंबल इनटू वन कोलेजन फाइब्रिल. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास कोलेजन का एक हेलिक्स बना जो कि एक लेफ्ट हैंड हेलिक्स था. फिर 3 उसी तरह के हेलिक्स जो थे दे कंबाइन टुगेदर टू गिव यू अ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज राइट हैंडेड हेलिक्स and which is also called as super helical triple helix, जिसकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. and multiple such triple helix structure they combine together to give you one collagen fibril. अच्छा, now there is another important amino acid which is called as 4-hydroxyproline. Forces the proline ring into a favorable pucker. यानी कि नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखें तो जो प्रोलीन का मॉलिक्यूल होता है या अमाइनो एसिड होता है ये काफी बल्की होता है और ये बल्की होने की वजह से ये थोड़ा सा चेन के अंदर जो है वो बेंड प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से हेलिक्स के अंदर बल्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो होता क्या है कि जैसे ही ये चेन बनती है तो इसके अंदर जितने भी प्रोलीन के रेसिड्यूज होते हैं, जितने भी प्रोलीन के अमाइनो एसिड होते हैं उनकी हाइड्रोक्सिलेशन कर दी जाती है, वो 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 4 के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन कर दी जाती है. अब आपको पता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो थोड़ा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है.
तो जैसे ही प्रोलीन का मॉलिक्यूल जो पहले के एक इनर्ट मॉलिक्यूल था वो 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन में कन्वर्ट होता है, नाउ इट बिकम्स एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एडजेसेंट अमीनो एसिड। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोलीन की वजह से एक निक प्रोड्यूस होता है या एक बेंड प्रोड्यूस होता है वो खत्म हो जाता है। सो दिस इज व्हाई कोलेजन के अंदर जितने भी प्रोलीन रेसिड्यूज होते हैं आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के दौरान दे आर कन्वर्टेड इनटू 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन। So this will offer more hydrogen bond between the 3 strands of collagen. So this post-translation processing is catalyzed by enzyme which is called as prolyl hydroxylase and requires alpha-ketoglutarate, molecular oxygen and ascorbate. So इस वजह से जब हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे मसल्स की ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है या एक कंडीशन होती है जिसको टेटनस बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपके मसल फाइबर जो हैं मतलब बॉडी जो है वो अकड़ना शुरू हो जाती है, आपको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि विटामिन सी जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ कोलेजन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोलीन इनटू 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन। जब इसकी हमारी बॉडी में स्वे डेफिशिएंसी होती है तो कोलेजन का स्ट्रैंड प्रॉपर्ली बन नहीं पाता और एज अ रिजल्ट जो है वो हमारी बॉडी में मसले मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर हम इसके फाइबर्स को जरा गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले तो आपके पास ये वाला एक हेलिक्स है जो कि एक सुपर हेलिकल फॉर्मेशन है जिसको हम ट्रिपल हेलिक्स बोल रहे हैं। मल्टीपल सच हेलिक्स दे विल कंबाइन टुगेदर। इन ट्रिपल हेलिक्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और फिर जब ये ज्वाइन करे हैं तो इनके जो एडजेसेंट वाले सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर की जो येलो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो एज अ रिजल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो है वो काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इसकी जो है कोलेजन जो है वो ऑफर करता है। So collagen superstructures are formed by cross-linking of collagen triple helix to form collagen fibrils. The cross-links are covalent bonds between lysine or hydroxylysine. और ये जो लिंकन इस वजह से हो रही है it is because of amino acid lysine or hydroxylysine. Hydroxylysine भी just like hydroxyproline it is produced after during post-translational modification. और इससे भी क्या होता है कि इतनी ज्यादा जो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है उसमें जो हाइड्रोक्सिलाइसिन है वो हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से कोलेजन के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ बेयरिंग एबिलिटी जो है वो आ जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ द प्रोटीन व्हिच इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो बीटा कंफर्मेशन होती है दैट इज एन एक्सटेंडेड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन व्हेयरएज अल्फा हेलिकल कंफर्मेशन होती है दैट इज मच मोर कंप्रेस्ड कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर भी अल्फा हेलिक्स और बीटा ब्रिटेड शीट्स दोनों मौजूद होती हैं, लेकिन जो बीटा कंफर्मेशन होती है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट होती है क्योंकि उसको आप पेपर की तरह फोल्ड एक तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। अब जब प्रोटीन जो हमने पहले पढ़े हैं ये वाले सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन उसके अंदर तो ये हुआ कि आपकी हेलिकल जो अरेंजमेंट है वो प्रीडोमिनेंट है और वो उसकी वजह से जो है वो फाइब्रस या इलोंगेटेड जो है वो शेप्स की आती है। लेकिन जब हमने उसको फोल्ड करना होता है उन्हीं अल्फा हेलिक्स को उन्हीं बीटा ब्रिटेड शीट्स को एक बिल्कुल छोटे से टाइनी से ग्लोबुलर मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमारे पास देयर अराइज some structures which are also called as super secondary structures and sometimes they are also called as motifs or folds. So basically the motifs, they are the specific arrangement of several secondary structural elements. For example, all the alpha helix, for example, all the beta sheets, for example, they can both be present in one motif. So they can be found as recurring structures in numerous proteins. Globular proteins are composed of different motifs which can be folded together to give you a globular, smaller, round shape of a protein. The motifs कौन-कौन से हो सकते हैं? The one which is called beta alpha beta loop. इसके अंदर क्या होता है
कि एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और दो बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ पार्ट जो है वो स्प्रिंग की फॉर्म में फोल्ड हुआ होता है, कुछ फॉर्म एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में बीटा प्लीटेड शीट्स की फॉर्म में होता है। सो दिस इज कॉल्ड बीटा अल्फा बीटा लूप। देन वी हैव बीटा बैरल, जिसके अंदर बहुत सारी बीटा प्लीटेड शीट्स हैं, वो पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बनाती हैं और एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज हो जाती हैं। दिस इज बिल्कुल एक बैरल की तरह। बैरल का होता है जिसको हम ड्रम बोलते हैं। तो अगर इसको गौर से देखें तो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं वो इस तरह से इंटरट्विन होकर आपको एक ड्रम की शेप देना शुरू कर देती हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज बीटा बैरल। और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर stabilized by hydrophobic as well as hydrogen bonding as well as salt which is present between the amino acids. तो बहुत सारे repeated motifs they join together, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर बहुत सारे मोटिव्स बनते हैं डिफरेंट रीजन्स के। जिस तरह आप देख सकते हैं कि दिस इज योर बीटा अल्फा बीटा लूप, दिस इज योर बीटा बैरल स्ट्रक्चर। They combine together to give us a final tertiary structure of a protein. ठीक है जी। Moving on to the next structure of protein, which is called the quaternary structure of protein. A quaternary structure is formed by the assembly of individual polypeptides into a larger functional cluster. यहाँ तक जो हम चीज पढ़ रहे थे वो एक ही पॉलीपेप्टाइड के बारे में थी, यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड जिसको आप सब यूनिट बोल सकते हैं उसके बारे में थी कि वो किस किस कन्फर्मेशन में फोल्ड हो सकती है और किस किस तरह से फोल्ड हो सकती है। अब अगर किसी प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं या ऐसे प्रोटीन जिनको हम मल्टीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं, जिनमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो सारी की सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपनी इस तरह की कन्फर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद when they come together, when they join together, चारों के चारों एक ही प्रोटीन स्ट्रक्चर जब बनाने लगती हैं, then that arrangement of these different subunits of the same protein it is called quaternary structure. और ये भी मेंटेन होता है by hydrogen bonding, by hydrophobic interactions as well as by ionic bridges or by salt bridges which are present between the amino acids of all these different polypeptide chains of the same. So the three-dimensional arrangement of a protein in which polypeptide chains they come together to give you a final functional protein structure of protein. I hope everyone is following the point. So every protein's function, it depends on its three-dimensional structure. Loss of structural integrity with accompanying loss of activity is called denaturation. जैसे ही आप ये जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, अच्छा बहुत सारे प्रोटीन हैं जिनके अंदर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर सिर्फ उन प्रोटीन्स का होता है which are made up of more than one polypeptide chain. तो जैसे ही ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिस्टरप्ट होता है और उसका फंक्शन डैमेज होता है, then that process is called as denaturation. So proteins can be denatured by heat और cold, बहुत ज्यादा और बहुत कम टेम्परेचर पे प्रोटीन की denaturation हो जाती है। pH एक्सट्रीम्स अगर बहुत एसिडिक या बहुत बेसिक pH है तब भी चेंज हो जाएगी, और by organic solvents और by केओट्रोपिक एजेंट, फॉर एग्जांपल यूरिया, ग्वानिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। केओट्रोपिक एजेंट्स का मतलब ये होता है कि ये वो वाले केमिकल्स हैं जो प्रोटीन की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सकते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को तोड़ सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये केओस क्रिएट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज केओट्रोपिक एजेंट्स। सो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, the protein folding it follow a distinct pattern. For example, if we look at the sequence of a 56 residue peptide, एक ऐसी polypeptide chain जो कि 56 residue से मिलकर बनी है, तो उसके अंदर different regions के अंदर different secondary structures हैं वो बनते हैं। For example, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो amino acid number 8 to 15 है, they are folded into a beta pleated sheet. Then amino acid 30 to 37 जो हैं they are folded into alpha helix.
then 45 to 52 they are also converted into a beta sheet. फिर ये सारे कंबाइन होके जब दोबारा आते हैं तो यहाँ से आपके पास ये सारे के सारे अल्फा हेलिक और इसके साथ देन एडजस्टेंट जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू बीटा प्लीटेड शीट्स. और जो फाइनल आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है फ्रॉम अमाइनो एसिड नंबर 1 to 56, उसके अंदर मल्टीपल बीटा प्लीटेड शीट्स हैं और 1 जो है वो आपके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है जी. अभी ये बात है कि आपके पास जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके डिफरेंट रीजन्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो डिफरेंट सेकेंडरी कंफर्मेशन में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंफर्मेशन में फोल्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग विद दीज जो रेड वाले हैं उनको देखें. सबसे पहले ये वाले फोल्ड होना शुरू हुए, ये वाला पोर्शन, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ बीटा शीट. दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा हेलिक्स एंड दिस वन अगेन इज कन्वर्टेड इनटू बीटा शीट. तो आहिस्ता आहिस्ता पहले 30 से 37 तक फोल्ड हुए, उसके बाद 28 से 39 अमाइनो एसिड नंबर 28 to 39 दे फोल्डेड इनटू एन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. और इसके जो एडजेसेंट, इसके जो हमसाए में 39 से ऑनवर्ड जो अमाइनो एसिड थे दे कन्वर्टेड इनटू अ बीटा प्लीटेड शीट. तो जब हमने इन दोनों को इकट्ठा देखा तो ये देखा कि 28 से लेके 56 नंबर अमाइनो एसिड जो थे उनमें 28 to 39 they folded into alpha helix and from 40th amino acid to 56 they folded into beta pleated sheet. और complete अगर हम इसको देखें तो जो start वाले अमाइनो एसिड थे they also converted into a beta pleated sheet. So overall अगर आप structure देखें तो it is composed of 1 alpha helical structure and 4 beta pleated sheets. Is it clear? Or protein, final structure protein is very important for its functionality. So बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में सिर्फ इस वजह से मैनिफेस्ट होती हैं कि जो प्रोटीन की मिसफोल्डिंग की वजह से होती है. फॉर एग्जांपल नेटिव फोल्ड, जहां भी आप नेटिव फोल्ड का वर्ड पढ़ें दैट इज मीन, उसका मतलब क्या है कि वो आपका जो फाइनल एक एक्टिव फॉर्म है वो प्रोटीन की है जिसमें वो फुली फंक्शनल होता है. दैट इज कॉल्ड नेटिव फोल्ड. सो द नेटिव फोल्ड और द करेक्टली फोल्डेड बीटा अमाइलॉइड इज सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन. लेकिन जैसे ही वो मिसफोल्ड होता है, सो मिसफोल्डेड बीटा अमाइलॉइड प्रोमोट्स एग्रीगेशन एट न्यूली एक्सपोज्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरफेस. Correctly folded helices are lost and peptide form beta strands, beta helices and beta sheets. अगर आप ये देखें तो हमारे, और ये amyloid proteins कब आते हैं? These are basically the proteins which are released during cancer stage. तो क्या होता है कि जो आपका normally folded protein है वो water soluble होता है, लेकिन जैसे ही उसकी misfolding होती है तो उसमें क्या होता है कि उसके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एक साइड पे आ जाते हैं और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसके बीटा जो चेन्स हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं. सो आपके पास जो है फाइनल जो क्या होता है कि जो अमाइलॉइड प्रोटीन है वो डिसरप्ट हो जाता है, ये डिसफंक्शन हो जाता है इनटू दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. पहला क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें दोनों चीजें हैं. दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे के सारे अल्फा हेलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. और तीसरी फॉर्म वो है जिसमें सारे का सारा जो है वो बीटा फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज हाउ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि किस तरह बहुत सारी जो डिजीजेस हैं आपकी बॉडी में वो ड्यू टू मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो अराइज होती है. दैट वाज ऑल